हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग डेली जो है 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज करते हैं एमसीक्यू टाइप में। अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो उसमें हमारा ये 5वां वीडियो होगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। आज के टॉपिक हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, स्लज और बीओडी सीओडी, ये आज के हमारे टॉपिक हैं। इन पर हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा, इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर द मेन ऑब्जेक्टिव इज। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिमूवल ऑफ सेटलेबल एंड फ्लोटेबल सॉलिड्स, यानी जो सेटलेबल सॉलिड्स हैं उनको रिमूव करना और जो फ्लोटेबल मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करना हमारा काम होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारा आता है स्क्रीनिंग आता है, सेडिमेंटेशन आता है और स्किमिंग आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग आता है, सेडिमेंटेशन आता है और स्किमिंग आता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सेटलेबल और फ्लोटेबल सॉलिड्स को। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, ग्रिड चेंबर इज डिजाइन टू रिमूव। ग्रिड चेंबर क्या रिमूव करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ग्रिड चेंबर रिमूव करता है हमारा डेंस इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे सैंड, ग्रिड, स्मॉल स्टोन, इन सबको रिमूव करता है। तो ग्रिड चेंबर क्या करता है, रिमूव करता है हैवी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स लाइक सैंड, ग्रेवल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, टिपिकल डिटेंशन टाइम इन ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम क्या होता है। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम हमारा होता है 30 मिनट से 2 घंटे, 30 मिनट से 2 घंटे तक, ठीक है, 30 मिनट टू 2 आवर्स। इसमें क्या होता है, सेटलेबल सॉलिड्स सेट होते हैं इसमें। चलते हैं अगले सवाल पर। इसका ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट, ऑप्शन हमारा ए सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टिपिकली रिमूव्स। प्राइमरी सेडिमेंटेशन किसको रिमूव करता है टिपिकली। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टिपिकली रिमूव्स रफली 25% to 40% of BOD, mainly particulate BOD. Dissolved BOD largely remains for secondary treatment, यानी ऐसे BOD जो पार्टिकुलेशन में होती है उसको रिमूव करता है हमारा कितना, 25 से 40%। लेकिन जो BOD डिजॉल्व होती है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रिमूव होती है। तो हमारा इसमें क्या काम होता है, टू रिमूव BOD 25% to 40%, 25 से 40% BOD को रिमूव करना प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का काम है। 25 से 40% BOD। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, स्किमिंग टैंक इज यूज टू रिमूव। स्किमिंग टैंक क्या रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्किमिंग टैंक में जो हमारे ऑयल्स होते हैं या ग्रीस होते हैं या ऑयल या ग्रीस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो स्किमिंग टैंक आर डिजाइन टू रिमूव फ्लोटेबल्स, ग्रीस, ऑयल एंड स्कम बाय सरफेस स्किमिंग। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने के लिए स्किमिंग टैंक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट द मेन मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल इज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मेन मैकेनिज्म क्या है रिमूवल का। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट
relies on microbial metabolism to oxidize, dissolve and colloidal organic solids are then separate by settling। यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, एरोबिक और अटैच्ड ग्रोथ होता है टू ऑक्सीडाइज, डिजॉल्व और कोलाइडल ऑर्गेनिक्स, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बाय माइक्रोब्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बाय माइक्रोब्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स ऑर्गेनिक्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, यही मेन रिमूवल मैकेनिज्म होता है। तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। इनमें से कौन एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है। तो सेप्टिक टैंक को प्राइमरी ऑन साइट एनारोबिक यूनिट माना जाता है, इसलिए यह सेकेंडरी प्रोसेस नहीं है। सेप्टिक टैंक को क्या माना जाता है, सेप्टिक टैंक को एनारोबिक यूनिट माना जाता है, ऑन साइट एनारोबिक यूनिट माना जाता है, इसलिए सेकेंडरी प्रोसेस नहीं है। तो सेप्टिक टैंक हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इनएक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मास इज कॉल्ड। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मास को क्या बोलते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समूह ही एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। जो हिस्सा वापस एरेशन में लौटाया जाता है उसे रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मास इज कॉल्ड, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है F upon M, यानी food to microorganism ratio in activated sludge process refers to। F upon M ratio refers to food to microorganism ratio, food to microorganism ratio। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रिकलिंग फिल्टर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में मीडिया पर जीवों का बायोफिल्म बनता है, यानी अटैच्ड ग्रोथ होता है। वेस्ट वाटर उस पर ट्रिकल करके साफ होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर में मीडिया पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोफिल्म बनता है जो अटैच ग्रोथ कहलाता है। वेस्ट वाटर उस पर ट्रिकल करके साफ होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, अटैच्ड ग्रोथ। ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच्ड ग्रोथ प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच्ड ग्रोथ प्रिंसिपल पर काम करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा इन स्लज डाइजेशन द मेन पर्पज इज। स्लज डाइजेशन का मेन पर्पज क्या होता है। तो स्लज डाइजेशन का मेन पर्पज होता है ऑर्गेनिक मैटर्स को स्टेबलाइज करना, जिससे वोलेटाइल सॉलिड्स कम हो और स्लज सुरक्षित बनता है। क्या होता है, स्लज डाइजेशन का मेन पर्पज होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को स्टेबलाइज करना, वोलेटाइल सॉलिड्स को कम करना और स्लज को सुरक्षित करना। तुम्हारा क्या काम है, स्टेबलाइज ऑर्गेनिक मैटर। स्टेबलाइज ऑर्गेनिक मैटर इन स्लज डाइजेशन द मेन पर्पज इज स्टेबलाइज ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा स्लज थिकनिंग इंक्रीजेज। स्लज थिकनिंग इंक्रीज करता है कब। थिकनिंग से स्लज की सॉलिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है और वॉल्यूम घटता है। अगली प्रक्रियाओं के लिए तो सॉलिड कंसंट्रेशन, स्लज थिकनिंग इंक्रीजेज सॉलिड कंसंट्रेशन। स्लज थिकनिंग क्या होता है, सॉलिड्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है, सॉलिड्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा मेसोफिलिक डाइजेशन इज कैरीड आउट एट। मेसोफिलिक
मेसोफिलिक डाइजेशन किस टेम्परेचर पर कैरी आउट किया जाता है? तो मेसोफिलिक एनारोबिक डाइजेशन typically operates around 30 to 37 degrees Celsius, commonly situated 25 to 35 degrees Celsius in options. This range support stable microbial activity. तो मेसोफिलिक डाइजेशन नॉर्मली 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पर चलता है। यहाँ माइक्रोब्स सक्रिय रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 to 35। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन हमारा थर्मोफिलिक डाइजेशन टेम्परेचर रेंजेस है। थर्मोफिलिक डाइजेशन टेम्परेचर का क्या रेंज होता है? थर्मोफिलिक डाइजेशन का क्या रेंज होता है? तो thermophilic digestion operates at higher temperature, typically 45 to 60 degree Celsius, with faster reaction but higher energy demand. तो 45 से 55 डिग्री सेल्सियस पर हमारा थर्मोफिलिक रिएक्शन डाइजेशन ऑपरेट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्मोफिलिक डाइजेशन टेम्परेचर रेंज इज 45 to 55 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। BOD इज ए मेजर ऑफ, BOD किसका मेजरमेंट है? तो BOD जो है ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन बाय माइक्रोब्स, यानी BOD ऑर्गेनिक पदार्थ के लिए माइक्रोब्स के द्वारा खपत किए जाने वाला ऑक्सीजन बताता है। क्या बताता है? BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड quantifies oxygen required by microorganisms to biological oxidize organic matter under defined conditions। तो हमारा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन बाय माइक्रोब्स। ऑप्शन ए हमारा सही है। यानी BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है, BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है ऑर्गेनिक मैटर्स को डिग्रेड करने के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। स्टैंडर्ड BOD टेस्ट इज डन फॉर, स्टैंडर्ड BOD टेस्ट कब किया जाता है? तो 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड BOD टेस्ट इज डन फॉर 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा टिपिकल BOD ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज। अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज का टिपिकल BOD क्या होता है? तो अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज एट BOD 5 falls around 200 to 300 mg per liter। ठीक ना, 200 से 300 mg पर लीटर अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज फॉर टिपिकल BOD 200 से 300 mg पर लीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन अगला हमारा COD मेजर्स, COD क्या मेजर करता है? तो COD हमारा दोनों मेजर करता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक। COD uses a strong chemical oxidant to oxidize both biologically degradable and some non-biodegradable organics. Hence, COD is greater than or equal to BOD for same sample। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। COD क्या मेजर करता है? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को मेजर करता है हमारा COD। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसलिए COD हमेशा BOD से ज़्यादा होता है। COD या तो BOD के बराबर होगा या BOD से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि BOD जो हमारा है केवल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को मेजर करता है और COD दोनों को मेजर करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। इन जनरल COD क्या होता है? ग्रेटर देन BOD। क्या होता है? ग्रेटर देन BOD होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही, सी इज करेक्ट। जनरली COD की वैल्यू BOD से ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा BOD upon COD रेशियो फॉर अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज इज जनरली अराउंड।
BOD अपॉन COD रेशियो क्या होता है अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज के लिए? तो अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज के लिए BOD अपॉन COD रेशियो हमारा 0.5 से 0.8 रेंज में होता है। तो डोमेस्टिक सीवेज के लिए BOD अपॉन COD रेशियो 0.5 से 0.8 की रेंज में होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच केमिकल इज यूज्ड इन COD टेस्ट? COD टेस्ट में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो COD टेस्ट में हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। द स्टैंडर्ड COD reagent is potassium dichromate यानी K2Cr2O7 in acidic medium with heating it's the oxidant। तो क्या यूज होता है COD टेस्ट में? कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑप्शन हमारा ए सही है, COD टेस्ट के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन अगला हमारा, which is faster to measure? which is faster to measure? तो COD test is much faster, COD test is much faster, whereas BOD requires 5 days standard incubation। COD is the quicker surrogate यानी COD को जल्दी मापा जा सकता है BOD से, BOD को मेजर करने में 5 दिन लगता है, वहीं COD को कुछ ही देर में मेजर किया सकता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, फास्टर क्या है COD मेजर करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेप्टिक टैंक वर्क्स ऑन, सेप्टिक टैंक वर्क्स ऑन, सेप्टिक टैंक किस पर वर्क करता है? तो सेप्टिक टैंक में सॉलिड्स सेटल होते हैं और एनारोबिक माइक्रोब्स कुछ ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं, तो यह एक एरोबिक यूनिट नहीं है। तो एनएरोबिक डाइजेशन प्लस सेडिमेंटेशन, सेप्टिक टैंक में क्या होता है? सेप्टिक टैंक में एनएरोबिक डाइजेशन होता है और सेडिमेंटेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन पॉइंट्स आर, ऑक्सीडेशन पॉइंट्स क्या है? तो ऑक्सीडेशन पॉइंट्स है, ऑक्सीडेशन पॉइंट्स को लेगुन्स भी बोलते हैं, क्या लेगुन पॉइंट्स भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन पॉइंट या लेगुन पॉइंट्स आर shallow basins where sunlight, algae and bacteria interact to degrade waste useful for low cost treatment। हमारा जो ऑक्सीडेशन पॉइंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन पॉइंट जो होते हैं वो लो कॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। और क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट्स में? सैलो बेसिन्स होते हैं जहाँ सनलाइट, एल्गी और बैक्टीरिया इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके वेस्ट को डिग्रेड करते हैं। तो क्या है? सैलो बेसिन्स है, सनलाइट है एंड एल्गी बैक्टीरिया सिम्बोसिस होता है, सिम्बियोसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which is the most suitable treatment for high strength industrial waste before disposal? मोस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट कौन सा है हाई स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए बिफोर डिस्पोजल यानी डिस्पोजल से पहले? तो हमारा है इक्वलाइजेशन प्लस सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इक्वलाइजेशन प्लस सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या होता है इक्वलाइजेशन? हाई स्ट्रेंथ इंडस्ट्रियल वेस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन मतलब टू डैम्पेन शॉक्स या पीक्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट secondary biological and sometimes tertiary chemical treatment before disposal। तो क्या करते हैं? इक्वलाइजेशन प्लस सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमारा जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट हाई स्ट्रेंथ का है और डिस्पोजल से पहले इसको ट्रीट करना है तो हम क्या करेंगे? इक्वलाइजेशन करेंगे प्लस सेकेंडरी ट्रीटमेंट देंगे। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन इज यूजुअली। प्राइमरी सेडिमेंटेशन,
प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में फर्स्ट यूनिट क्या होता है? फर्स्ट यूनिट हमारा स्क्रीनिंग होता है। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद ग्रिड चैम्बर आता है। सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर स्क्रीन्स जनरली फाइन स्क्रीन्स जनरली हैव ओपनिंग्स ऑफ, फाइन स्क्रीन्स में जनरली ओपनिंग्स कितनी होती हैं? तो फाइन स्क्रीन में जनरली 5 to 20 mm के ओपनिंग्स रखते हैं। कितनी? 5 to 20 mm, 5 से 20 mm की ओपनिंग होती है फाइन स्क्रीन्स में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, डिटेंशन टाइम इन ग्रिड चैम्बर इज केप्ट शॉर्ट टू, ग्रिड चैम्बर में डिटेंशन टाइम कितना रखा जाता है? डिटेंशन टाइम इन ग्रिड चैम्बर इज केप्ट शॉर्ट टू, क्या शॉर्ट करने के लिए डिटेंशन टाइम रखा जाता है? तो ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन शॉर्ट इसलिए रखा जाता है कि केवल भारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रिड बैठे, ऑर्गेनिक्स ना हटे। तो ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन टाइम शॉर्ट इसलिए रखा जाता है टू अवॉइड रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, टू अवॉइड रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, यानी जो इनऑर्गेनिक हमारे सॉलिड हैं जो या इनऑर्गेनिक सॉलिड से वही रिमूव हो, इनऑर्गेनिक सॉलिड ना रिमूव हो, इसलिए उसका डिटेंशन टाइम में शॉर्ट रखा जाता है किसका? ग्रिड चैम्बर्स का। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज, सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारा होता है सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट या सरफेस लोडिंग। या क्या करता है? या शटलिंग को नियंत्रित करता है, या शटलिंग को कंट्रोल करता है। सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारा है सरफेस ओवरफ्लो रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सरफेस ओवरफ्लो रेट करता है क्या? ये सेटलिंग को कंट्रोल करता है, सेटलिंग को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेकेंडरी 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 क्लेरिफायर्स आर यूज्ड फॉर, सेकेंडरी क्लेरिफायर्स किस लिए यूज किए जाते हैं? तो सेकेंडरी क्लेरिफायर्स में बायोलॉजिकल फ्लक्स शटल होते हैं और क्लीन एफ्लुएंट ऊपर से निकलता है। क्या होता है? सेकेंडरी क्लेरिफायर्स में बायोलॉजिकल फ्लक्स शटल होते हैं और क्लीन एफ्लुएंट ऊपर से निकलता है। तो क्या होता है? शटलिंग बायोलॉजिकल फ्लक्स। ऑप्शन हमारा बी सही है। सेकेंडरी क्लेरिफायर्स में क्या होता है? शटलिंग बायोलॉजिकल फ्लक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, टिपिकल MLSS कंसंट्रेशन इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज। हाँ, तो टिपिकल municipal activated sludge MLSS ranges from 1500 to 3000 mg per liter. Depending on process intensity, some plants operate higher. MLSS नॉर्मली 1500 से 3000 mg पर लीटर के मध्य रखा जाता है, या जनरल रेंज है कितना? 1500 से 3000। MLSS कंसंट्रेशन 1500 से 3000 mg पर लीटर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन है अगला हमारा, रिटर्न स्लज रेशियो इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज जनरली। रिटर्न स्लज रेशियो क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में? तो वो होता है जनरली 0.5 से 1। RAS यानी रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज का रेशियो जनरली 0.5 से 1 के बीच होता है। क्या होता है? 0.5 से 1 के बीच। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, स्लज एज इज डिफाइंड एज। स्लज एज को कैसे डिफाइन किया जाता है? स्लज एज वह टाइम है जो सॉलिड्स एरेशन टैंक में
स्पेंड करता है, क्या है, टाइम, टाइम सॉलिड्स रिमेन्स इन एरेशन टैंक। स्लज इज क्या है, वह टाइम है, स्लज इज वह टाइम है जिसमें सॉलिड रिमेन इन एरेशन टैंक, यानी सॉलिड जितनी देर एरेशन टैंक में रहते हैं वही हमारा स्लज एज कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टाइम सॉलिड रिमेन इन एरेशन टैंक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्लज एज क्या है, स्लज एज वह टाइम है जिसमें सॉलिड्स एरेशन टैंक में जितने टाइम रुकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारा, इन ट्रिकलिंग फिल्टर्स द बायोलॉजिकल लेयर फॉर्म्ड ऑन मीडिया इज कॉल्ड। ट्रिकलिंग फिल्टर्स में बायोलॉजिकल लेयर जो फॉर्म होती है मीडिया पर उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लिम लेयर। क्या बोलते हैं, स्लिम लेयर। ट्रिकलिंग फिल्टर में मीडिया पर बनी बायोलॉजिकल लेयर को स्लिम लेयर या बायोफिल्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर में मीडिया पर बनी बायोलॉजिकल लेयर को स्लिम लेयर या बायोफिल्म कहा जाता है। स्लिम लेयर कहेंगे या बायोफिल्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनएरोबिक स्लज डाइजेशन प्रोड्यूसेस मेनली, एनएरोबिक स्लज डाइजेशन मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, तो एनएरोबिक स्लज डाइजेशन से मेनली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स स्लज की सेटलिंग कैपेसिटी मेजर करता है। क्या, सेटेलिबिलिटी ऑफ स्लज, सेटलिंग कैपेसिटी, एसबीआई यानी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स स्लज की सेटलिंग कैपेसिटी मेजर करता है। बड़ा एसबीआई मतलब पुअर सेटलिंग, अगर एसबीआई ज़्यादा है, एसबीआई अगर ज़्यादा आता है हमारा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स अगर ज़्यादा आता है तो पुअर सेटलिंग होती है, अगर एसबीआई हमारा कम आता है तो वेस्ट सेटलिंग होगी, स्ट्रॉन्ग सेटलिंग होगी। तो सेटलिंग, तो एसबीआई इज यूज्ड मेजर सेटलिबिलिटी ऑफ स्लज, सेटलिबिलिटी ऑफ स्लज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थिकनिंग ऑफ स्लज इज यूजुअली डन बाय, थिकनिंग ऑफ स्लज इज यूजुअली डन बाय, थिकनिंग के लिए, थिकनिंग के लिए ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूज और फ्लोटेशन का यूज किया जाता है। थिकनिंग के लिए सेंट्रीफ्यूज, ग्रेविटी, फ्लोटेशन इन सब का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी मतलब ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, डी वाटरिंग ऑफ स्लज इज, डी वाटरिंग स्लज की कितनी होती है, तो स्लज डी वाटरिंग में मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होकर नॉर्मली 70 to 70% के आसपास रह जाता है, यानी सॉलिड्स कितने रहते हैं 30 से 40% और हमारा मॉइस्चर कंटेंट घटकर 60 से 70% रह जाता है। डी वाटरिंग में, डी वाटरिंग में स्लज हमारा रिडक्शन के बाद रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कितना 60 to 70% हो जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्लज कितना रहता है डी वाटरिंग के बाद 60 से 70%, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, बेल्ट फिल्टर प्रेस इज यूज्ड फॉर, बेल्ट फिल्टर प्रेस किस लिए यूज किया जाता है, बेल्ट फिल्टर प्रेस किस लिए यूज किया जाता है, तो बेल्ट फिल्टर प्रेस का यूज मेनली स्लज के डीवाटरिंग के लिए होता है। किस लिए होता है, स्लज के डीवाटरिंग के लिए। बेल्ट फिल्टर प्रेस का यूज मेनली स्लज के डीवाटरिंग के लिए होता है। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस केक। बेल्ट फिल्टर प्रोसेस आर मैकेनिकल डीवाटरिंग यूनिट्स वाइडली यूज्ड टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज प्रोड्यूसेस केक। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बेल्ट फिल्टर प्रेस क्या है, डीवाटरिंग स्लज के लिए यूज होता है। बेल्ट फिल्टर प्रेस यूज्ड फॉर डीवाटरिंग स्लज। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्लज मीन्स, स्टेबलाइज स्लज मीन्स क्या होता है, तो स्टेबलाइज स्लज मीन्स, स्टेबलाइज स्लज में पैथोजेंस कम
ऑर्डर यानी बदबू कम, ऑर्गेनिक्स स्टेबल होते हैं। क्या होता है? लो पैथोजेंस होते हैं, रिड्यूस्ड ऑर्डर होता है, स्टेबल ऑर्गेनिक्स होते हैं। स्टेबलाइज स्लज में मतलब स्टेबलाइज स्लज मीन्स यानी स्टेबलाइज स्लज जो होता है उसमें क्या क्या होता है? लो पैथोजेंस होते हैं, रिड्यूस्ड ऑर्डर होती है, स्टेबल ऑर्गेनिक्स होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट। यह जो है, जो हमारा स्टेबलाइज स्लज होता है, ये डिस्पोजल या लैंड एप्लीकेशन के लिए बेहतर होता है, सुरक्षित है। लैंड लैंड डिस्पोजल के लिए, लैंड एप्लीकेशन डिस्पोजल के लिए और लैंड एप्लीकेशन के लिए बेहतर होता है, सुरक्षित होता है। क्या? स्टेबलाइज स्लज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, बीओडी एक्सर्शन इज टिपिकली। बीओडी एक्सर्शन इज टिपिकली क्या होता है? बीओडी का एक्सकर्शन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल तरीके से एजेंटोटिकली अल्टीमेट बीओडी की ओर बढ़ता है। एक्सपोनेंशियल विद टाइम। बीओडी क्या होता है? बीओडी एक्सर्शन typically follows first order kinetics towards an ultimate BOD. BOD T is equal to BOD U minus BOD U into bracket में 1 minus e की पावर minus kt in an exponential approach curve। तो BOD एक्सकर्शन जो है, BOD एक्सकर्शन इज टिपिकली एक्सपोनेंशियल विद टाइम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। BOD एक्सकर्शन जो है एक्सपोनेंशियल होता है टाइम के साथ में। चलते हैं अगले सवाल में। इन फर्स्ट ऑर्डर बीओडी रिएक्शन के हैज़ यूनिट। के की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर बीओडी रिएक्शन में? तो पर डे, यानी पर डे, डे की पावर -1 पर डे होता है। के का यूनिट पर डे होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। फर्स्ट ऑर्डर बीओडी रिएक्शन के लिए के का यूनिट होता है पर डे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला सवाल है, अल्टीमेट बीओडी यानी बीओडी यू रिप्रेजेंट्स। बीओडी यू किसको रिप्रेजेंट करती है? तो बीओडी यू वह रिजल्ट है जो तब मिलता है जब सभी ऑर्गेनिक्स पूरी तरह डिग्रेड हो जाते हैं, यानी थ्योरेटिकल अल्टीमेट वैल्यू है। क्या है? बीओडी एक्सिस्टेड टिल ऑल ऑर्गेनिक्स डिग्रेड। जब सारे ऑर्गेनिक्स डिग्रेड हो जाते हैं तब जो बीओडी मिलती है वही हमारी बीओडी अल्टीमेट होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। बीओडी एक्सिस्टेड टिल ऑल ऑर्गेनिक्स डिग्रेडेड। जब हमारे सारे ऑर्गेनिक्स डिग्रेड हो जाते हैं तब जो हमारी बीओडी मिलती है वही हमारी बीओडी अल्टीमेट होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इफ VODU इज 300 mg per liter एंड K इज दिस। ये न्यूमेरिकल आ गया। तो इस न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला होता है हमारा BOD5 इज इक्वल टू BODU यानी BOD अल्टीमेट ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर -k इंटू 5। इस फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। चलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हाई बीओडी अपॉन सीओडी रेशियो इंडिकेट्स। हाई बीओडी अपॉन सीओडी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? तो बीओडी अपॉन सीओडी अगर इसमें दिया है ग्रेटर देन 0.5। अगर बीओडी अपॉन सीओडी का रेशियो 0.5 ग्रेटर देन 0.5 है तो यह दर्शाता है, यह इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम बायोडिग्रेडेबल बायोलॉजिकल प्रोसेस को परिणाम अच्छा मिलेगा। तो क्या वेस्ट वाटर इज हाईली बायोडिग्रेडेबल। अगर बीओडी अपॉन सीओडी का रेशियो ग्रेटर देन 0.5 है तो वेस्ट वाटर हाईली डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो वेस्ट वाटर इज हाईली बायोडिग्रेडेबल इफ
BOD upon COD ratio is greater than 0.5, then wastewater is highly biodegradable. Option A is correct. ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारा, लो BOD अपॉन COD रेशियो यानी लेस देन 0.3 जनरली अक्वायर्स। अगर BOD अपॉन COD का रेशियो लेस देन 0.3 है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट। अगर BOD अपॉन COD रेशियो 0.3 से कम है तो ये इंडिकेट करता है इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट के बारे में। लो BOD upon COD यानी लेस देन 0.3 indicates a larger refractory or non-biodegradable fraction, so biological treatment alone may be ineffective। तो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट के बारे में बताता है हमारा BOD upon COD रेशियो अगर 0.3 से कम है तो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट होगा वो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन COD टेस्ट द कैटलिस्ट यूज इज, COD टेस्ट में कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है? COD टेस्ट में कौन सा केमिकल का यूज़ किया जाता है? हम लोग पिछली बार ने देखा था क्या था, K2CR2O7। और यहाँ पे पूछ रहा कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, तो कैटलिस्ट यूज़ किया था हमारा सिल्वर सल्फेट। सिल्वर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। Ag2SO4 Ag2SO4 ये कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है COD टेस्ट में। Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट का यूज किया जाता है किसमें? COD टेस्ट में। क्या करने के लिए? कैटलिस्ट के रूप में। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लोरीनेशन आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज डन फॉर। क्लोरीनेशन आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? तो क्लोरीनेशन किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए। डिसइंफेक्शन मतलब किलिंग ऑफ पैथोजेंस या रिमूवल ऑफ पैथोजेंस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीनेशन क्या आता है आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट टू रिमूव पैथोजेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए हम क्लोरीनेशन करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, विच वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड कैन अचीव द हाइएस्ट BOD रिमूव्ड। विच वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड कैन अचीव द हाइएस्ट BOD रिमूवल, यानी BOD रिमूवल ग्रेटर देन 95% हो, ऐसा कौन सा मेथड है? तो एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस में, एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस विद टर्शरी ट्रीटमेंट। एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस के साथ अगर टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं तो BOD रिमूवल हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 95%। तो ऑप्शन बी हमारा सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हमें हाईएस्ट BOD रिमूवल चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? ASP करना चाहिए विद टर्शरी ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस विद टर्शरी ट्रीटमेंट। चलते हैं अगले सवाल पर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन जनरेट यूजेबल एनर्जी फ्रॉम स्लज। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो यूजेबल एनर्जी जनरेट करता है स्लज से? स्लज से यूजेबल एनर्जी जनरेट करता है हमारा एनएरोबिक डाइजेशन। एनएरोबिक डाइजेशन बेस्ट है क्योंकि यह मीथेन बायोगैस देता है। इसे उपयोग करके बिजली या हीट मिल सकती है। तो एनएरोबिक डाइजेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनएरोबिक डाइजेशन से हम लोग यूजेबल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लोग को तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरह से लाते रहेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल है, अगर लग रहा कि ये नहीं कुछ और होना चाहिए या कुछ और है, तो आप लोग कमेंट करें। उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ टिल द एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।